तो क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या अकाउंट होता है? बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होगा। डेबिट साइड में ऑल रिसीट्स आएंगी, कैश रिसीट्स और बैंक रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आएंगी, ऑल कैश पेमेंट्स और बैंक पेमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया जिसकी वैल्यू 20,000 थी, जो हमारी बुक्स में 20,000 का था, उसको 26 में बेच दिया। 26 हमारे पास रिसीव हो गए, इसीलिए ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में गिवन है। फिर पेमेंट साइड पे हमने देखा बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 61,000, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स 10,000। ठीक है, ये हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। अब कैश परचेज गिवन है, अगर कैश परचेज गिवन नहीं होता तो हम उसको जीरो मानते। चलो, और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, और जो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया हुआ है कि हमने बेचा है स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, इस सबको यूज करके हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कैलकुलेट करना है। और ये कहां पर जाएगा? ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले, क्या ये अकाउंट मेथड से क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है अकाउंट मेथड से क्वेश्चन। क्या ये क्या ये क्वेश्चन स्टेटमेंट मेथड से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दोनों मेथड से हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ नोट्स लिखे थे, हमने क्या लिखे थे नोट्स, एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। अकाउंट मेथड विल बी फॉलोड ओनली इन केस वेयर क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन। ठीक है, जहां पर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होगा, बस वहीं पर ही हम अकाउंट मेथड को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। इफ क्रेडिट परचेज इज गिवन, स्टेटमेंट मेथड टू बी फॉलोड। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, तो हम अकाउंट मेथड यूज कर सकते हैं। सर, क्या स्टेटमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हम अकाउंट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, फिर स्टेटमेंट मेथड से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अकाउंट मेथड में क्या करेंगे? जितने भी अकाउंट्स हमें बनाने हैं वो सब हम मर्ज कर देंगे। तो कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? जितना डाटा हमें गिवन होता है। फर्स्ट अकाउंट बनेगा स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये स्टॉक अकाउंट है, तो फर्स्ट तो हमारा स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट्स हम बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक अकाउंट बनेगा, बल्कि दो ही अकाउंट्स मानो, स्पोर्ट्स मटेरियल बनेगा स्टॉक अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट्स को हमें क्या करना है? मर्ज करना। स्टार्ट करते हैं। मर्ज करने का मतलब एक ही सिंगल अकाउंट में दोनों अकाउंट्स में होने वाली एंट्रीज हम करने वाले हैं, और इसको नाम हम क्या देंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग हम ट्रांसफर करें, तो स्टॉक एसेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। कितना बैलेंस है स्टॉक का? 20,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है स्टॉक का? 25,000। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 7,000, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा 15,000। चलो, ये हो गया। फिर अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया है ना, पेमेंट आई है ना, तो हमने ये स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, 20 वाला 26 में बेच दिया। ठीक है, तो जब स्पोर्ट्स मटेरियल बेचेंगे तो स्टॉक हमारे पास से चला जाएगा। स्टॉक कैसे जाएगा? स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट के अंदर हम स्पोर्ट्स मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि स्टॉक चला गया, स्टॉक एसेट है।
तो बाय कैश। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 20,000 क्रेडिट करेंगे या फिर 26,000 क्रेडिट करेंगे। तो हम 20,000 क्रेडिट करेंगे, क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट से ही ऐड होगा और कॉस्ट से ही लेस होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम हमेशा कॉस्ट ही प्लस माइनस करते थे। ठीक है, तो ये भी वही सेम है, बस ये अकाउंट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉस्ट से ही लेस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद और देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 61,000 की। ठीक है, क्रेडिटर्स को पे किया है 61,000। जब क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो एंट्री जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे इसलिए क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 61,000 क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी इसी के अंदर है, तो टू कैश अकाउंट 61,000। ठीक है, ये हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। ठीक है, और ये हमने स्टॉक सेल किया है। चलो और देखते हैं क्या है हमारे पास ट्रांजेक्शन। फिर हमने थर्ड ट्रांजेक्शन देखा, तो हमने कैश परचेज किया है 10,000 का। ठीक है, तो जब हम कैश परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। जब हमने बेचा तो स्टॉक डिक्रीज हो गया, खरीदेंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक इंक्रीज करने के लिए क्या, स्टॉक डेबिट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट 10,000। तो हमने स्टॉक को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉक परचेज। चलो अब बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड 20 प्लस 61 81 91 96 1,06,000। यहाँ पर भी 1,06,000 होना चाहिए। 1,06,000 में से 25 प्लस 20 और प्लस 7, तो 52 माइनस करो। 1,06,000 में से 52 माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 54,000। ये 54,000। क्या है, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने जो मटेरियल इस साल कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम यानी हमने उसको यूज कर लिया, उसी को हम खर्चा मानेंगे, और वही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये एंट्री क्या है, ये एंट्री हुई है ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये एंट्री हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 54,000। एंट्रीज के बारे में भी मैं बात करूंगा, एक बार हमें कैलकुलेशन करना आ जाए तो हम एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये 54,000, क्या हमें 54 निकालना था, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब। फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो चलो फाइनल अकाउंट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट, जो 20 जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ये कहाँ जाएंगे, ये लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। ठीक है, हम चाहे तो इसमें बैलेंस शीट बनाकर दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल will be shown in balance sheet as on 31st March 21 under assets as sports material ₹25,000। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स will be shown in balance sheet as on 31st March 21 under liabilities
एज क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ₹15,000। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स की ये बात कर रहा है, तो 15,000 हमारा लाइबिलिटीज में चला जाएगा। फिर थर्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड will be debited to income and expenditure account with ₹54,000। ये जो हमने किया, ठीक है, तो ये तीन चीजें लिखते ही हमने ट्रीटमेंट की कंडीशंस फुलफिल कर दी, हमने बता दिया क्या ट्रीटमेंट होगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हमने स्टॉक बेचा भी था, 20,000 वाला 26 में बेचा था, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम दिखा सकते हैं। हमने 20,000 वाला 26 में बेचा था, तो 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तो उस प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, उसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल will be credited to income and expenditure account with ₹6,000। ठीक है, तो ये चारों के चारों ट्रीटमेंट्स हमने लिख दिए। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म से करते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या करना होता है, हमें ये निकालना होता है कि कितना मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर से बताता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में हमें ये बताना होता है कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया। तो स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग में कितना स्टॉक था, इसमें प्लस करते हैं परचेज, तो हमारे पास टोटल स्टॉक आ जाता है। ठीक है, ओपनिंग में जो स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो टोटल स्टॉक हमारे पास आ गया। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, बचा हुआ स्टॉक, तो क्या निकलेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, टोटल स्टॉक में से जो एंड में स्टॉक बचा उसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल कर आएगा, वो स्टॉक जो हमने इस साल यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, वही मेथड, यही स्टेटमेंट फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब प्रॉब्लम किस में आती है, जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो करनी होती है परचेज की। परचेज दो टाइप की होगी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब अगर कैश परचेज गिवन है तो हम इसको ले लेंगे, नहीं तो गिवन नहीं है तो हम इसको जीरो मानेंगे। ठीक है, assume it zero if nothing is given। ठीक है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है कैश परचेज के बारे में तो हम उसको जीरो मानेंगे। फिर इसके बाद क्रेडिट परचेज की बात करते हैं। क्रेडिट परचेज हमें बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हमें मिलती है क्रेडिटर अकाउंट से, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट से कैसे, तो ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट का हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, फिर इसमें क्या किया हमने, प्लस कर दिया परचेज। कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो जो भी हमारा टोटल आया इसमें से माइनस कर दिया कैश पे या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ये हमने माइनस कर दी। तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स बचना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेज, बढ़ गए क्रेडिटर्स, तो टोटल क्रेडिटर्स इतने हो गए। टोटल क्रेडिटर्स माइनस कर दो जो हमने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स बचा। ठीक है, अब अगर हमें सारे आइटम्स गिवन होंगे तो हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अब यही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था, वापस आते हैं। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 25,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000, लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक है 25,000, ये हमें माइनस करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब परचेज हमें निकालना है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। परचेज में कैश परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है 10,000। अगर ये 10,000 गिवन ना होता तो हम इसको जीरो लेते, ठीक है। तो ये 10,000 गिवन है। चलो अब क्रेडिट परचेज निकालना है। क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में यूज करना। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना गिवन है। क्रेडिटर्स ओपनिंग में 7,000 थे और क्लोजिंग में 15,000। तो 7,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग में 15,000 है, ठीक है। पुट कर दी वैल्यूज। अब देखते हैं क्या हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट की है इस साल। तो हाँ देखो, 61,000 पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में। तो 61,000 हमने यहाँ पर लिख दिया कि माइनस होना चाहिए। अब मुझे बताओ, टोटल क्रेडिटर्स में से कैश पेड माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। यानी 61 माइनस करने के बाद 15 आना चाहिए। तो टोटल क्रेडिटर्स कितने होंगे, टोटल क्रेडिटर्स होंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 76,000। टोटल क्रेडिटर्स 76,000 होंगे, जिसमें से 61 पे किया तो 15 आया। तो क्या मैं क्रेडिट परचेज निकाल सकता हूँ अब, बताओ। यस सर। निकाल सकते हैं। ओपनिंग में 7,000 थे तो कितना परचेज किया जो 76 हो गए टोटल, तो 70,000 का हमने परचेज किया होगा। बहुत सिंपल है। तो 70,000 की क्या हो गई हमारी क्रेडिट परचेज हो गई 70,000, ठीक है। तो टोटल परचेज कितनी हुई, टोटल प्लस कर दो 80,000। तो ये 80,000 चली जाएगी हमारी यहाँ पर। अब स्टेटमेंट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। 80 प्लस 20 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हो गया। अब और देखते हैं, अब ध्यान से देखोगे। तो 69,000 नहीं हुआ यस सर। तो 77 सॉरी हो रहा है ना 69, टोटल। ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक 69,000, 69,000, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 79,000, 79,000, 79। तो ये हो गया 99,000, ठीक है। चलो 99,000। अब अब वापस अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमने कुछ स्टॉक बेच भी दिया है ना। 20,000 वाला स्टॉक हमने बेच भी दिया है। तो हमने सिर्फ कंज्यूम नहीं किया होगा, हमने बेचा भी होगा, है ना। तो जो बेचा है उसको भी माइनस कर दो, यानी माइनस सोल्ड इफ एनी। तो 20,000 भी माइनस होगा। जो बेचा है वो भी तो चला जाएगा ना हमारे पास से स्टॉक। तो ये माइनस कर दिया, तो इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 54,000। बहुत सिंपल है। 11th क्लास में कुछ स्कूल और कुछ टीचर्स सिंगल एंट्री सिस्टम को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मत करो, कोर्स में नहीं है। लेकिन बेटा एक्चुअल में ये सिंगल एंट्री सिस्टम ही यूज कर रहे हैं हम, और अकाउंटिंग इक्वेशन ही यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो हमने स्टॉक की स्टेटमेंट बनाई, अकाउंट इक्वेशन को यूज करके हमने क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट बनाई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर कुछ समझ नहीं आता वहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन ही काम आती है। कितने भी बड़े लेवल पर चले जाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा यूज में आएगी। स्टेटमेंट समझ में आया किस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। यस सर। अक्षत, संयम, गीतिका, यस सर। ठीक है। बहुत इजी है।
15, 10 से 15, 12 से 15, 12 नंबर का तो चैप्टर आएगा, 12 से 15 नंबर का चैप्टर है, आराम से करेंगे, लेकिन हम 15 नंबर नहीं छोड़ेंगे। चलो और देखते हैं, और कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर करो, मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। नो सर। चलो, तो अब हम स्टेटमेंट या फिर अकाउंट मेथड यूज करके ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब 11th क्लास में हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन चैप्टर किया हुआ है, उसके अंदर हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, तो उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, वही चीज हम यूज करेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 60,000। ठीक है, तो ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर है, हमारे फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस। हाफ ऑफ द फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000। तो ध्यान से देखो, हाफ फर्नीचर बेचा है हमने, यानी 30,000 वाला फर्नीचर 20,000 में बेच दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 30th सितंबर को डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एट 20% पर एनम। कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट भी हमें पता चलेगा 10% पर है। कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, शो हाउ द लॉस ऑन सेल ऑफ एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं कैसे करोगे। तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का, क्वेश्चन नंबर 36। तो फर्नीचर का, मैं फर्नीचर लिख देता हूं। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1/4/2020 को 60,000। अब हमें पता है जब भी हम फर्नीचर को बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, लगा देंगे डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या किया, हमने 30,000 का फर्नीचर 20,000 में बेच दिया। 1/4/2000, सॉरी 30/9, कौन सी डेट को बेचा था, मेरे ख्याल से 30th सितंबर को ही बेचा था। हाँ, 30/9/2020 को हमने 30,000 वाला फर्नीचर 20,000 में बेच दिया। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, अकाउंट से भी समझाऊंगा मैं, स्टेटमेंट से भी समझा रहा हूं। तो सबसे पहले जो हमने बेचा है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड, तो हमने जो बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी 30,000 कॉस्ट थी। हमने बेचा कौन सी डेट को है, हमने बेचा है 30/9 को, लेकिन हमें जो ओपनिंग बैलेंस में कॉस्ट दी हुई है वो ओपनिंग में दी हुई है 30,000। तो 30/9 पे जब हम इस 30,000 वाले को लेकर आए होंगे तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो हमें बेचने से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 30/9 तक का, 1/4 से लेकर 30/9 तक का, सिर्फ इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 30,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये कितना आएगा, 1,500 आएगा। तो कितने का बचा है फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन, 28,500। हमने बेचा कितने में, माइनस सोल्ड फॉर 20,000 में हमने बेचा, तो हमें लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हो गया 8,500। ठीक है, ये लॉस कहां पर जाएगा, ये जाएगा डेबिट हो जाएगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉस है तो डेबिट होगा। ठीक है, फिर ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, ये भी लॉस है एक तरह का। अब हमारे पास फर्नीचर कितने का बचा, हमारे पास 60 में से 30 वाला चला गया, तो 30,000 का फर्नीचर रह गया। ठीक है, तो 30,000 का जो फर्नीचर बचा उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो इस पर डेप्रिसिएशन निकाल लो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लेफ्ट 30,000 इंटू 10%, पूरे साल का लगेगा तो 3,000।
तो ये कहाँ पर जाएगा, ये भी जाएगा, डेबिट हो जाएगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 1500 प्लस 3000, 4500। और लॉस ऑन तो मेरे सेल को एक ऑफ, बात पूछनी है हाँ बोलो सही है। सर। सर जो डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से सितंबर तक का लगेगा वो 60,000 पे नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले तो सोल्ड ही हुई ना। बेटा अच्छा देखो, डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कि 11th में तुमने कैसे समझा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एक डेट होती है, ठीक है। कब करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज, हम चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st मार्च, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है। ऑन 31st मार्च, एवरी 31st मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट या फिर चार्ज किया जाता है। इन केस हमने एसेट को पहले बेच दिया तो हम उस डेट पर चार्ज करेंगे जब हमने एसेट को बेचा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और ऑन द डेट ऑफ द सेल विच एवर इज अर्लियर। तो अगर सेल पहले हो गई है 31 मार्च से तो सेल की डेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और अगर सेल नहीं हुआ है तो 31 मार्च में। तो जो हमने फर्नीचर बेचा 30,000 वाला, उसका कब होगा चार्ज, उसका चार्ज होगा ऑन द डेट ऑफ सेल। जो नहीं बेचा उस पे 30 सितंबर को चार्ज क्यों करेंगे, उस पे तो लास्ट में चार्ज करेंगे ना, वो तो हमारे पास है। तो इसीलिए जो बचा हुआ फर्नीचर है उस पर लास्ट डेट पर चार्ज होगा, और जो फर्नीचर हमने बेच दिया है उस पर चार्ज होगा ऑन द डेट ऑफ सेल। समझ में आया? यस सर। ठीक। हम सेल की डेट पर क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्नीचर हमारे पास से अब जा रहा है, वो बचेगा ही नहीं, तो लास्ट डेट पर कैसे चार्ज करेंगे। लेकिन जो फर्नीचर बचा हुआ है या जो भी फिक्स एसेट हमारे पास अभी है तो उस पर तो हम लास्ट डेट पर ही चार्ज करेंगे। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको हम अकाउंट मेथड से ट्राई करेंगे। अकाउंट मेथड से तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो हम 11th क्लास में हमने मशीनरी या फिर एसेट अकाउंट बनाया था, बिल्कुल वही उसी तरह का अकाउंट हम बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अकाउंट मेथड पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अकाउंट मेथड हमें 12 नंबर और देकर जाएगा। थर्ड बुक में हमारी में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें ये अकाउंट्स बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से, तो 12 से 14 नंबर देकर जाएगा। तो अकाउंट मेथड सोचो 15 नंबर ही और 14 नंबर ही, 30 नंबर 100 में से देके जाएगा। तो इसलिए अकाउंट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। तो हम फर्नीचर अकाउंट ट्राई कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट और डेबिट। फर्नीचर क्या है, एसेट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ओपनिंग कितना है, 60,000, ठीक है। 60,000 ओपनिंग बैलेंस है, कोई भी इश्यू नहीं है। चलो, अब क्लोजिंग बैलेंस अभी हमें नहीं गिवन, तो हमें नहीं पता, अगर पता होता तो हम लिखते थे, कोई भी इश्यू नहीं। फिर हमने पहले फर्नीचर कब बेचा, 30/9 को बेचा, तो पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, कितना डेप्रिसिएशन लगा, 1500 रुपये, ठीक है। फिर हमने फर्नीचर लास्ट डेट पर डेप्रिसिएशन फिर हमने बेच दिया बाय बैंक 20,000, ठीक है। फिर हमने जो 8,500 का लॉस आया वो भी क्रेडिट साइड पे आता, बाय प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस से लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे 8,500। तो ध्यान से देखो, इन तीनों को टोटल करोगे तो पूरा 30,000 का फर्नीचर हमारे पास से चला गया, बुक्स में से खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ फर्नीचर है 30,000 का, लास्ट डेट पर उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना लगेगा, 3,000 लगेगा। तो बचा कितना हमारे पास, वो बचेगा 27,000। हो गया अकाउंट कंप्लीट। दोनों साइड का टोटल चेक करोगे तो 60,000 ही आएगा, ठीक है। हमारे हाथ में फर्नीचर कितना है, 27 तक बचा हुआ है,
सिंपल है ना, 20 बचा हुआ था उसमें डेप्रिसिएशन लग गया तो 27 बचना चाहिए, तो 27 ही बचा हुआ। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अभी ज्यादा डीपली ना जाकर इसमें क्या करोगे, इसमें ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करोगे अपने आप, और इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। कोई डाउट बेटा, किसी को कुछ पूछना है? और नो नो सर। अक्षत, संयम? नो सर। ठीक है, तो Yes, आज sir. की क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो 37 होमवर्क में करोगे, बाकी हम कल मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो और स्टडी करते रहो। थैंक यू गुड सर। आफ्टरनून सर। वेलकम बेटा, वेलकम।